अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल तो बनता के साथ मैं हूं सैयद अमार सैदी और मेरे साथ मौजूद हैं रासिम खान। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम। रासिम, देख रहे हैं मुल्क की सियासत में क्या सूरत हाल चल रही है, क्या हलचल हो रही है। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया रात के अंधेरे में, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या नए निगरान वज़ीर आला आने के बाद से ये सारी अमार, मैं आपकी सवाल को अच्छा समझता हूँ, बट बात यह है कि सीएम पंजाब की इन्वॉल्वमेंट जब बताई जाती कि जब सीएम पंजाब ने पंजाब में एफआईआर कराई होती और वो पंजाब में पकड़े जाते हैं। एफआईआर इस्लामाबाद में हुई है, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने करवाई है और अपनी मुद्दत में कराई है, और उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने आके बाकायदा एंट्री करके और अरेस्ट किया है, और उसके बाद उनका राहदारी रिमांड लेके उन्हें इस्लामाबाद ले जाया जाए। लेकिन ये सब जद्दोजहद तो रासिम पहले भी की जा सकती थी ना। ये लोग तो काफी टाइम से इलेक्शन कमीशन के हाथों के पीछे पड़े हुए। फवाद चौधरी साहब भी, आपका शाह महमूद कुरैशी भी, जितने भी पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, सभी इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं। तो ये सारे इकदाम तो पहले भी उठाए जा सकते थे। हमारे देखें, ये इकदाम इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस आपको पता होगा अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। बिल्कुल, ये लोग हाजिर नहीं हो रहे। दूसरा ये कि कल फवाद चौधरी साहब ने झूठ बोला कि वो कराची में मौजूद है, कहने को वो लाहौर में ही थे। सही। दूसरी बात ये कि हमारा इलेक्शन कमीशन तनकीद से नहीं डरता। आप जितनी दिल चाहे इदारे पे तनकीद करें, वो तनकीद जो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर ये मतन अगर आप पढ़ें उस एफआईआर का, तो उसमें उनकी फैमिलीज और उनके खानदान को थ्रेटन किया गया है बाय फवाद चौधरी। तो ये कुछ ज्यादा था, लाइन क्रॉस होती है तो जाहिर सी बात है हर इंसान को पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह फवाद चौधरी साहब के कानूनी हकूक हैं, कानूनी हकूक हैं, उनको बेल मिल सकती है, उनके साथ जो भी उनके कानूनी मामलात हैं उनके वकील है, इस तरह इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी के पास बेचारे के पास नहीं है कि वो एफआईआर कर सके। तो आपके कहने का मकसद ये है कि मतलब निगरान वज़ीर आला आने से इसमें कोई खास उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही? नहीं, उनकी इन्वॉल्व, हाँ, बस इस हद तक मैं कहता हूँ कि बेहतर मावनत की होगी उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की कि ठीक है आप करें। और मैं एक बात बोलूं, केयर टेकर चाहे मोहसिन नकवी साहब ना भी होते, कोई और भी केयर टेकर होता, वो पाबंद था फेडरल गवर्नमेंट की बात मानने के। और दूसरी बात है, जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, अब वो 21 ग्रेड से लेके तकरीबन 18-19 ग्रेड तक वो सारे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो वो कैसे वफाक को ना कर सकते हैं? ठीक हो गया। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि नए निगरान वज़ीर आला आने के बाद इसका कोई स्पेशल वो नहीं हुआ, ये पहले से ये कोई नहीं था। अगर परवेज इलाही भी मौजूद होते तो भी ये होता नहीं। देखिए, शायद रेजिस्ट कर जाते, क्योंकि जो पहले सीसीपी और लाहौर थे ना, वो बेइंतहा ताबेदार थे परवेज इलाही साहब। बिल्कुल, इन्होंने शायद वो ना कर देते, वो ना देते, वो यही कह के टाल देते कि जी एफआईआर वहां हुई है तो आप वहां अरेस्ट कर लीजिएगा जब आए। ये कह के वो टाल सकते थे कि जी आपके टेरिटरी में जब आए तो वफाक की टेरिटरी में आप अरेस्ट कर लीजिएगा। वो अभी लाहौर की टेरिटरी में, वो यहाँ है नहीं, हमारे पास नफरी नहीं है, कोई ना कोई सेट बहाना करके उनको टाल सकते थे। बट अब ये मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है केयर टेकर्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्या कहते हैं, फवाद चौधरी को क्या रिहा कर दिया जाएगा या इनको भी आजम सवाती की तरह खींचा जाएगा इनके केस को भी? शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो हुआ है। नहीं, हमारा मसला ये है कि दफात बहुत अलग है। वहाँ वरगलाने की दफात थी आर्मी को, उधर आर्मी के खिलाफ दफा, ये ऐसी कोई दफात नहीं है। जितनी दफात लगी हैं वो अवेलेबल है। फवाद चौधरी बड़ा प्राउडली कहा है कि ये वही दफात है नेल्सन मंडेला पे लगी गई थी। वो देखें, हर आदमी लीडर बनना चाहता है, और जेल जाना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, वो लीडरशिप की पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि बंदा जेल गया है। तो वो जेल जाने से तो जेलन की सीट पक्की कर ली और टिकट भी पक्का कर लिया उन्होंने पीटीआई का, तो मतलब वो उनके लिए सेफ गेम है, कोई इशू नहीं है। उनको रात में कोई बहुत मारा पीटा नहीं गया होगा, वो एक पॉलिटिकल शख्सियत है, बिस्तर भी दिया गया होगा, रजाई भी दी गई होगी, रात में खाना भी पूछा गया होगा, सुबह चाय भी दी गई होगी। अभी राहदारी में भी उनका ख्याल रखा जाएगा जब वो जाएंगे इस्लामाबाद तक। और मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक्स एमएनए, एमपी, एमएनए है, तो उनका उस तरीके से भी ख्याल रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नारवा सलूक उनके साथ किया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और खबरें गर्दिश कर रही हैं रासिम के इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का कोई प्लान है, क्योंकि कल रात में जो कारकुनान जो सारे जमान पार्क पे जमा हो गए और वहाँ जो है फुल नारेबाजी चल रही थी वो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और ये निगरान वज़ीर आला के खिलाफ। तो क्या लगता है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा? देखें, कल शाम को ये एप्लीकेशन गई है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से, तो डाउट यही था कि शायद वो खान साहब को भी नॉमिनेट करेंगे, तो इसलिए नहीं डर था और ये इतना मॉक जमा हो गया। दूसरा, मुझे फेडरल गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं लगता खुद से कोई एफआईआर बना के इमरान खान साहब को अंदर करने का।
अगर अनटिल अनलेस के कोर्ट उन्हें ये बात ना कहे कि आप इन्हें अरेस्ट करें या इन्हें अरेस्ट करके पेश करें। लेकिन इनसिक्योरिटीज तो मौजूद है ना, जो पहले परवेज इलाही की मौजूदगी में एक सिक्योर जोन इनको मिला हुआ था, वो तो हट गया अब इनके पास, वो चला गया। देखिए ये खान साहब की अपनी गलती है कि इनको बार बार परवेज इलाही साहब ने कहा कि जब केयर टेकर्स होंगे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आपने दोनों असेंबलियां तोड़ दी और दोनों जगह केयर टेकर्स बिठा दी। बिल्कुल ऐसा ही तो डेफिनेटली कि अब इनके हाथ में गेम निकल चुकी है। वो कोर्ट जाके केयर टेकर्स के खिलाफ केस करें, कुछ भी करें, पर फॉर द टाइम बीइंग कुछ भी ग्रिप में नहीं है। मतलब खान साहब इस्लामाबाद जा नहीं सकते, इस्लामाबाद वो जाना नहीं चाह रहे। देखा जाए तो पंजाब वैसी इनसिक्योर, केपी में भी केयर टेकर बैठे हुए हैं, तो होपफुली वहां भी यही सेम सारी सिचुएशन होगी। सारी सिचुएशन सेम है, तमाम प्रोसीजर सेम है। अभी केयर टेकर्स के जब मिनिस्टर्स आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। तो अब मेरी अपनी दानिश में खान साहब ने कोई पैर पे कुल्हाड़ी पहली दफा तो नहीं मारी, वो हमेशा से मारते रहते हैं। इस दफा भी उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी कुल्हाड़ी मारी है, तो वो भुगतेंगे इसको। अभी इनके ना वो भी इस्तीफे भी मंजूर हो गए। मैं अभी पढ़ रहा था ट्विटर पे कि 43 जो रिमेनिंग थे वो भी उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। 123 के 23 जिसमें शेख रशीद भी शामिल है, 122 पीटीआई के, एक शेख रशीद को मिला के 123 बनते हैं। 123 की 23 नशिस्तें खाली हो गई हैं, डी नोटिफाई कर दिया सबको इलेक्शन कमीशन ने भी। क्या कहना चाहेंगे, मतलब इमरान खान साहब का जो असेंबली जाकर केयर टेकर वजीर आजम के लिए जो इन्होंने एक ऑप्शन तैयार किया था वो भी इनके पास से अब जा चुका है। अमर देखें क्या आगे कल आया बल है। अमर देखें, मुझे नहीं समझ में आया कि खान साहब एक तो बहुत जल्दी फैसले करते हैं, जज्मल का जज्बात है, बहुत तेज फैसले करते हैं, और फैसले करते हुए नहीं सोचते कि इसके इम्प्लीमेंटेशन कितने इम्प्लीकेबल हो सकता है, ये होगा नहीं होगा। उनका इम्पैक्ट तो ये था कि मैं रिजाइन करूंगा असेंबली गिर जाएगी, वो नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी और ऐसे सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ क्यों हैं, दरबारी हैं, तो फिर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हम शिकायत करते हैं कि पीपल्स पार्टी में दरबारी हैं और नून लीग में दरबारी हैं कि जी हुजूर जी हुजूर। तो खान साहब को अगर एडवाइजर्स ही अच्छे नहीं मिले कि भाई आप इस्तीफे देके बहुत बड़ा रनवे खाली छोड़ रहे हो टू टेक ऑफ द प्लेन। उन्होंने बिल्स भी पास कराए, उन्होंने अपने लिए सारी कानून साजी भी कर ली, इलेक्शंस की सारी तरमीम भी कर ली, उनको आप किस चीज में रोक पाए? प्रेसिडेंट साहब भी उन्हें नहीं रोक पाए, एक दो समरियां रोकने के अलावा। तो मेरी जाती ओपिनियन ये थी कि खान साहब असेंबली में रहते, मैं पहले दिन से बोला था, शायद आपको मेरे प्रोग्रामों में भी याद हो कि खान साहब ने ये फायर किया तो कर दिया, पर ये बैक फायर करेगा, और वो बैक फायर अब उनको पता चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत भी कहीं अप्रैल मई के बीच में, इलेक्शंस के बीच में जाना चाहती है। IMF का प्रोग्राम जैसे ही वो लेंगे वैसे ये भी तैयारी कर देंगे इलेक्शंस में जाने की। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ताकि जो महंगाई की सारे इल्जाम हो वो केयर टेकर्स पे आ जाए। हम तो नहीं थे, पैसा हम दे गए, खजाने में पैसा मौजूद है, ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत का यही रुख बदल रहा है, क्योंकि मियां साहब काफी नाखुश हैं। पीडीएम हुकूमत अपने ऊपर जो एक इन्होंने बुराई आई हुई है इनके ऊपर महंगाई की, ये हटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है, बहुत तेजी से स्वीप करेंगे। देखें जब इनके पास IMF प्रोग्राम ऑन रोल हो जाएगा ना, तो ये यहाँ इलेक्शंस की डेट्स दे देंगे, केयर टेकर हुकूमत बन जाएगी। केयर टेकर हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं होते, जो प्लान्स पिछली गवर्नमेंट दे के गई है ना, वो उसको कंट्रोल करने की सिर्फ कोशिश करेंगे, पावर्स भी नहीं होते। लिहाजा इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस या बड़ी थोड़ी मिनिस्ट्री फाइनेंस उस वक्त कर रही होगी, उसकी जिम्मेदारी एटलीस्ट नून लीग और पीडीएम हुकूमत पे तो नहीं आएगी ना, केयर टेकर्स पे आएगी। तो वो केयर टेकर्स को इल्जाम छोड़ना चाहेंगे, अपने ऊपर नहीं रखना चाहेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है अपना गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को भी खत लिख दिए कि भाई अप्रैल के 1 को जो है 9 to 11 अप्रैल की डेट दी है पंजाब को, और यही ऐसी डेट्स कुछ 15 to 17 की डेट जो इन केपी को दी हैं कि इसके दौरान आप जो है ना इलेक्शन का ऐलान करना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने का मुतहद है। तो क्या लगता है आपको, गवर्नर साहब कर देंगे, ऐलान करेंगे? देखिए ये आईनी जिम्मेदारी है दोनों गवर्नर्स की। 19 अप्रैल से पहले इलेक्शंस कराने हैं दोनों असेंबलीज में, 90 डेज 19 को कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, तो दोनों असेंबलीज में करानी है। अब जो सियासी पत्ता पीडीएम ने फेंका है ना, जरा उसे नोट करें आप। मैं जिसको आपको जिस तरफ नजर लाना चाहता हूँ, लोग जिस तरफ नहीं देख रहे, यही 90 दिन बन रहे हैं दोनों असेंबलियों के, और यही 90 दिन बन रहे हैं 123 सीटों के। ओके, मतलब सिर्फ पंजाब में कैंपेन नहीं हो रही होगी, नेशनल के लिए 2-3 अलग अलग चारों सूबों में नेशनल के लिए भी कैंपेन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में कैंपेन चलानी पड़ेगी। कैसे मैनेज करेंगे इतनी बड़ी मैस
रैलियां, इतनी मैस, और जनरल इलेक्शन भी नहीं है, मतलब या तो जनरल इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन का मूव बना हुआ है कि सभी कर रहे हैं, और पीडीएम ने कह दिया कि उसकी बहुत सारी जमातें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। पीपल्स पार्टी ने शायद कराची की हद तक कहा है कि कुछ सीट्स पे वो इलेक्शन लड़ना चाहेगी, नून लीग ने उसे सपोर्ट का भी कहा है, एमक्यूएम भी लड़ना चाहेगी। जाहिर सी बात है एमक्यूएम ने वैसे ही बल्दियाती इलेक्शंस का बायकॉट किया है। इस सियासी मूव को तो देखना पड़ेगा हमें हर तरीके से कि क्या होगा, पर जो मेरा अपना कंसर्न है वो ये कि खान साहब इतनी मास जो कैंपेनिंग है वो कैसे करेंगे। ये एक सियासी हिकमत अमली है पीडीएम की, कुछ जिसने भी तक ग्राउंड पे नहीं सोचा, पर मैं इसे सोच रहा हूँ कि ये लंबी हिकमत अमली है, ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि पंजाब की प्रॉपर असेंबली का इलेक्शन होगा, केपी की प्रॉपर असेंबली का इलेक्शन होगा, नेशनल असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएगी अक्टूबर में, बिल्कुल तो डेफिनेटली कि ज्यादा जान जो मारनी है वो केपी और पंजाब में मारनी है। तो फिर इन दो सूबों में जो एक्स्ट्रा एमएनए फारिग हुए उनके लिए कैंपेन्स कौन चलाएगा? अगर खान साहब खुद भी खड़े तो आना तो पड़ेगा, एक आध जलसा तो करना पड़ेगा, लोगों को मोबिलाइज तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस खड़े हो गए और जीत गए। क्या लगता है आपको, खान साहब दोबारा पंजाब और केपी में अपनी हुकूमत बनाने का कामयाब हो सकेंगे? हमारे ये कबलज वक्त होगा। मरियम नवाज आ रही हैं पंजाब में, तंजीमी सुनने में हमजा को भी वापस बुलाया गया है। देखिए मैं आपको ना नून लीग की ना स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम बता देता हूँ। अभी तक ना फुकदान है इनके खानदानी प्रॉब्लम्स का, जो इस वक्त हमें नजर भी आ रहा है। हमजा एक बिजनेसमैन है, मैं आपको बड़ा कॉर्पोरेट की तरह बिजनेस समझा देता हूँ। एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को ना कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन चलाना आती है, तो उसे पता होता है वेयर इज द राइट पर्सन टू बी डू। ठीक है, तो अब तक जो नून लीग को पंजाब में लीड करते रहे हैं वो हमजा शहबाज हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे। उसकी रीजन ये थी कि उन्हें बंदों का पता था वेयर इज द राइट पर्सन। ठीक है, मरियम नवाज को ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता जितना हमजा को पता है। तो अब जो फैसला पार्टी में मुझे नजर आ रहा है कि हमजा को दोबारा उनकी ड्राइविंग सीट दी जाएगी कि आप पूरी तंजीम साजी करें। ठीक है, टिकटें बांटने की जिम्मेदारी मरियम को दी जाएगी, तो वैसे ही दे दिए। कंसर्न टू हमजा। ओके, आप जॉइंट सेट करें, बेसिकली आप फैमिली गैदर विद द न्यू एम, और कंपेनिंग के लिए मरियम भी निकलेंगी, हमजा ग्राउंड पे जो रिलीज वगैरह होंगी छोटी छोटी वो हमजा कंडक्ट करेंगे, जो मास्ट जलसे होंगे उनको मरियम देखेंगी। अगर इन बिटवीन कानूनी कवर मिल जाता है नवाज शरीफ साहब को तो नवाज शरीफ साहब भी यहीं होंगे। तो ये इनको और मैं आपको बताऊं पीटीआई को जो सबसे बड़ा सेटबैक होगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ केपीके में होगा। केपीके में होगा, आपको मैं अभी बता रहा हूँ केपीके में इस दफा इतना आसान नहीं होगा। कॉम्पिटिटर केपीके में देखिए एमन वली खान साहब सिर्फ 10,000 वोट से हारे इमरान खान साहब से। जो फजल रहमान साहब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर तो नहीं मौजूद। फजल रहमान आपको टफ टाइम देगी, जमात इस्लामी वहाँ पे टफ टाइम देगी आपको। देखिए इस्लामी वोट है वहाँ पे, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, आपको पड़ता है, बहुत ज्यादा है। पिछला इलेक्शन 2018 का हमें भी पता है और आपको भी पता है कैसे हुआ। तो आप एक बात देखिएगा, एएनपी को आप इतना हल्का ना ले। एएनपी ग्रास रूट लेवल पे काम करते है, यूसी और वार्ड से काम करती है, उसका नीचे का कारकुन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इलेक्शन लड़ना जानते हैं। और इस दफा वो भी आस्तीनें चढ़ा के लड़ेंगे क्योंकि न्यूट्रल एम्पायर बैठा हुआ है। अगर कोई मुदाखलत नहीं हुई तो वोट पे लड़ाई होगी। जो कराची के बल्दियाती इलेक्शन में आप देख रहे हैं ना, वही सिचुएशन आपको केपीके में मिली। लेकिन यार आसिम, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके के इलेक्शंस पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान की तारीख में कराए जा सकते, कराए गए हैं। हमारा 1971 का इलेक्शन, 70s का टाइम हमारा बहुत टूटा ना, तो जनरल इलेक्शन जो भी होंगे उसमें कंट्री में हमेशा आपको नुकसान होगा। आसिम, अभी आपने जिक्र किया था एमक्यूएम पाकिस्तान का, इस चीज से थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या आगे का लाया वाला है? एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल पिक्चर से गायब है ना, बल्दियाती इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे। सिर्फ इनके गवर्नर सिंध जो है कामरान टसर, वही काफी एक्टिव नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या तंजीमी मामलात पे अभी वर्किंग कर रही है या वोट दोबारा अपने वोटर्स के ऊपर वर्किंग करना चाह रही है? कहां पे एमक्यूएम रिलाई कर रही है अभी? एमक्यूएम ने एक भरपूर कैंपेनिंग का प्लान कर लिया है। हमारा जलसे करेगी, अपनी पावर को गैदर कर रही है, मास जलसे करना चाहती है, शहर में अपनी ताकत बताना चाहती है, बल्दियाती इलेक्शन को रिजेक्ट कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन से फिर बोलेगी इसको कलअदम करके नए इलेक्शन कराएं, नए हल्का बंदियां करें। जो उसकी सियासी हिकमत अमली है वो उसको ऊपर पूरा काम करेगी। अभी ये कबलज वक्त होगा कुछ भी कहना, पर एमक्यूएम प्रिपरेशन टू डू मासली एज प्रोटेस्ट एंड ऑन रोड्स ऑन कैंपेनिंग इन इंटीरियर्स इन एंड आल्सो कराची, तो वो पूरी प्लान्स के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच रासिम। हमारे देखने वालों से मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में, एक और ऐसी डिस्कशन में जिसमें हम मुल्क की सियासत के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपके कोई भी सवालात हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, अपनी राय से भी हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक के मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।